चले, मुझे लग रहा है कि हम शायद सारे नहीं कर पाएंगे, तो पहले मेन फिर कर लें यार। 32 पे आ जाए, बल्कि एक सेकंड जरा। हाँ 32 पे आ। पहले भी जरा मेन कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है। जी करना चाहिए, कुछ याद आता है पढ़ के। ये बड़ा, ये टेंशन तो अब जिंदगी का हिस्सा है। टेंशन, सीए का स्टूडेंट एमएफए का स्टूडेंट, सीए का स्टूडेंट एमएफए तक पहुंच के, तो टेंशन तो, यही तो रियल लाइफ है। सीए की सिर्फ एक ही तो खासियत ऐसी है जो इसकी वजह से मुझे पसंद है, ये रब के नजदीक करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करता ही जा रहा है मुसलसल, ये और न रब के नजदीक करा। तो ये तो बड़ा, इसका टेंशन तो जिंदगी का हिस्सा है। अपनी बेस्ट एफर्ट करें और उसके बाद कहा करें अल्लाह मालिक है, और आराम से सोया करें। नींद पे कंप्रोमाइज नहीं। हाँ डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, नींद भी नहीं आती है, कुछ सवाल किया हो वो रात को याद आता है, ना किया हो वो याद आता है, अगले दिन क्या करना है वो याद आता है, पेपर में फिर भी क्या होगा वो भी याद आता है, खुदा न खास्ता वो ना आ जाए वो भी याद आता है, वो अचानक याद आ जाता है जो परसों करना था याद नहीं रहा था, एंड सो ऑन। तो ये तो बेटा नॉर्मल सिचुएशन है एक सीए के स्टूडेंट की। हाँ डेफिनेटली मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने पेपर नहीं देना। तो टेंशन 100% होती है इसमें। कभी भी इसकी वजह से एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मुझे टेंशन हो रही है तो देर पर मेरे और टेंशन हो रही है। बेस्ट एफर्ट करें, और जब थक जाएं तो उसके बाद जो अल्लाह की मर्जी है कह के उठ जाए। खाने पीने का स्केड्यूल फाइनल कर लें, सोने का कर लें, नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करें, नींद पूरी करें, टाइम पे खाना खाएं, नमाज पढ़ें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी माँ जी से भी रिक्वेस्ट करें, अब्बा जी से भी करें, जो जो मिले उससे कहें प्लीज दुआ करें। इंसान है, कमजोर है, सबसे कहें इंशाल्लाह आइंदा कोताही नहीं, पहले हो सकता हुई हो, एंड दैट्स इट। क्या इससे टेंशन खत्म हो जाएगी? फिर भी होगी, लेकिन फिर कहें अल्लाह मालिक है। और जो उसके अलावा अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर एक दफा और दफा कहें अल्लाह मालिक है, एंड ट्राई टू बी रिलैक्स। ठीक है, तो यकीन माने इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं इसका। क्यों जी, आपके ख्याल में कोई सोल्यूशन? ये जो मैंने पिछले 2 मिनट में बोला, आप मसरूफ थे शायद, अगर किसी ने सुना तो ये मैंने गलत कहा? ये क्या मैंने आजकल आपकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि हम भी इसी फीलिंग से गुजरे हुए हैं। अभी तो शायद मैं बहुत कुछ और कह सकता था, लेकिन उससे टाइम वेस्ट होना था। और भी बड़ा कुछ जेहन में आता है, मेरे 6 महीने ना जाएं, मेरा क्या बनेगा, घर वाले क्या कहेंगे, एंड पता नहीं और क्या क्या जेहन में आता है। व्हाट इज द सोल्यूशन? अल्लाह मालिक है, अपना कर लिए जो कर सकते थे, बाकी जो रब की मर्जी है वो ज्यादा बेहतर जानता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है सर, तो ऐसे ना बेटा टेंशन ना लें, और अगर टेंशन लेके पेपर में हम जाएंगे तो उससे तो मेरा ख्याल है आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो ट्राई टू बी रिलैक्स कहना डेफिनेटली आसान है, लेकिन शायद इसी फेज से आप पहले भी गुजरे हैं, फ्यूचर में भी गुजरना है। तो यही तो सीए का मजा है, सब कुछ करने के बाद भी लगता है कि शायद कुछ भी नहीं किया। खतरा ये होता है कि वो जो नहीं ना किया, और आज भी ही हो रहा है मेरा ख्याल है, जो जो भूला बिसरा था, लेकिन अच्छा है, कम से कम वो याद आ रहा है जी। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टेंशन फ्री जिंदगी गुजारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी बेस्ट एफर्ट कर लें, और देन अल्लाह मालिक है कह के आराम से सो जाए। बेस्ट एफर्ट का मतलब बता दो, एक ऐसी एफर्ट जिसको करने के बाद आप अपने आप को कह सकें कि यार इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, साथ वाले को नहीं, उसने आपको नहीं, आपने किसी को जस्टिफाई नहीं करना। जब आप ये कह सकें कि बस जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया है, तो दैट्स इट शायद। जी सर, कौन सा कर रहे थे आप? जी, कौन सा फॉर्मूला ज़हन में आया है? फेशियर इक्वेशन, ये हुई ना बात। बोलें जी, फॉर्मूला क्या है फेशियर इक्वेशन? स्पीड अप होते जाए जरा।
1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, एम दिया हुआ 1 प्लस 0.1, इन्फ्लेशन दी हुई है 1 प्लस 0.04, 1 प्लस आर आपने आर निकालना है, क्या है जी आंसर 5.8, ठीक है ऑप्शन बी। 33 स्पीड अप होगा ये, अब ये भी सही पढ़ने वाला है। हाई टू लो रिस्क पे आना है आपने, लेकिन अब इस केस में आपने लोन देने वाले के हवाले से सोचना, जिसको हमने पैसे देने उसकी बात हो रही है, उसके एंगल से हाई रिस्क कहाँ है और लो रिस्क कहाँ है। टेक योर टाइम, जिस तरह पहले आपका दिल करता है अरेंजमेंट कर लें और बाद में फिर सोचें कि क्या वही अरेंजमेंट आंसर है या उसे उलट करना है। जी सर, ए सर सही कह रहे हैं। वाई हाईएस्ट रिस्क किसके एंगल से, पैसे देने वाले के हवाले से, शेयर होल्डर्स का सबसे ज्यादा रिस्क, फिर किसका, फिर किसका, वो क्यों, बैंक लोन वालों का ज्यादा नहीं है। हाँ जी, बैंक लोन सिक्योर्ड होता है, बैंक लोन सिक्योर्ड होता है, कंपैरेटिवली ट्रेड पेएबल्स का रिस्क ज्यादा है। उलट सोचा, जरा उलट सोचना शायद इजी था, लो टू हाई में जरा आसान था। कम से कम रिस्क किसका है, लोन वालों का, फिर लेकिन उसने शायद जिस तरह पूछा वो जरा मुश्किल हो गई। ये ठीक है जी, ऑप्शन है 34 करें। हाँ जी, ये भी ढूंढे जरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर में, दो बॉन्ड थे वहां, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। पढ़ के जरा पेज नंबर बताएं और डिफरेंस बताएं। पेज 133, 38, 138, 138 ढूंढना है, वॉल्यूम 1। 2 मिनट पूरा पढ़े दोनों, डीप डिस्काउंट एंड जीरो कूपन। जी सर, क्या फर्क है जीरो कूपन और डीप डिस्काउंट में। हाँ जी, डीप डिस्काउंट में इश्यू तो किया जाता है बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे, लेकिन कुछ इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन जीरो कूपन में इंटरेस्ट रेट जीरो होता है, सारा इंटरेस्ट जो है वो डिस्काउंट की शक्ल में ही मिलता है। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार शेयर। तो डीप डिस्काउंट में सिर्फ, सॉरी जीरो कूपन में सिर्फ कैपिटल गेन होता है, ठीक है, कैपिटल गेन इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस में। और डीप डिस्काउंट में इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस में डिफरेंस के साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है। तो आपने कौन सा ढूंढना था जिसमें नो इंटरेस्ट है, इशूड एट डिस्काउंट एंड नो इंटरेस्ट, ऑप्शन डी, ठीक है 35 करें। रिजवान आप जरा मुसफ़िर रिजल्ट आइए, ये ठीक है। ये वर्किंग जिससे मैंने की जरूरी नहीं है ऐसे आप करें, हो सकता है आपने पर शेयर वर्किंग की हो, मैंने जरा शायद टोटल की बेस पे कर दी। वैदिक ग्रोथ है, पर शेयर डिविडेंड कितना बनता है, आपने ऐसे ही किया या आप लोगों ने इसी की तरह किया, ऐसे ही किया सबने, लेकिन आपने पर शेयर निकालना था। व्हाट शुड बी द शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 2014, एट द स्टार्ट ऑफ 2014, ठीक है बेटा, क्या आंसर आया 1.73, ठीक है।
ठीक है सर, 36 करें जी, 35 हो गया जी सबका, 35, 36 जी, 36 कॉस्ट ऑफ इक्विटी बतानी है आपने। जी क्या निकला है? जी निकला, जी निकलना है यहाँ से यार, ग्रोथ की इंफॉर्मेशन है, ग्रोथ की इंफॉर्मेशन है, ग्रोथ के दो फॉर्मूले हैं, एक गॉर्डन ग्रोथ साहब तो अभी फाइनल किए हैं आपने, एक रिटेंशन रेशो भी है, ग्रोथ आ जानी इसमें। बी इंटू आर, ग्रोथ का डाटा है यार, या नहीं है? मिल जाएगा, मिल जाना, वो ढूंढे जरा इसमें नेट एसेट पर शेयर, उसमें एक फार्मूला है, नेट एसेट्स पर शेयर, इसका क्या मतलब है नेट एसेट्स पर शेयर? हाँ ये ढूंढे जरा पेज 6, 5, 6, नहीं नहीं, ये ग्रोथ के दो फॉर्मूले, एक हिस्टोरिकल और एक गॉर्डन ग्रोथ भी है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, नहीं वो शायद उसने इनडायरेक्टली डाटा दिया हुआ है, पहले आप वहां देखें जरा बी क्या है, बल्कि सॉरी जी क्या है, नहीं जी तो ग्रोथ ही है ना, बी क्या है, पोर्शन ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट, तो पोर्शन ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट आ सकता है कहीं से? 1.5 अर्निंग्स है और 0.5 जो है ये डिविडेंड है, तो यहां से क्या निकल आएगा, बी शायद निकल आएगा, नहीं आप अभी वर्किंग करिएगा, मैं लिख देता हूँ, लेकिन पहले जरा एक सेकंड, जरा पहले फार्मूला वहां देखना, जरा कौन सा पेज देख रहे हैं आप, पेज 6 है, फिर आर के है, रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न का वहां का फॉर्मूला भी लिखा होना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी, ढूंढने जरा एक मिनट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएं क्या है 1.5, अर्निंग पर शेयर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, ऐसे ही सर, और इक्विटी क्या है, हाँ जी नेट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, तो नेट एसेट्स पर शेयर भी है, पेज नंबर लिखा साथ इसका, पेज नंबर कौन सा देख रहे हैं, पेज 6 वॉल्यूम, तो एक मिनट पहले वर्किंग करवाइए, उधर ही जाए आप, पेज 6 साथ रख के डाटा मुझे लिखवाएं, बताएं बी क्या होता है, पोर्शन ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स, कैसे कैलकुलेट करूं इस डाटा में, 1.5 माइनस 0.5, क्या कर रहा हूं, व्हाट इज 1.5, पर शेयर अर्निंग, और 0.5 क्या है, डिविडेंड, इसका मतलब 1 पर शेयर रिटेन हो रहा है, पर प्रोपोर्शन कैसे निकालूं, परसेंटेज कैसे निकालूं कि कितना रिटेन हो रहा है, डिवाइड बाय 1.5, 1.5 ही करेंगे ना, किसके मुकाबले में कितना रिटेन हो रहा है, प्रॉफिट के मुकाबले में प्रॉफिट रिटेन कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट था कितना 1.5, उसमें से रिटेन कितना हो रहा है 1, तो इसका मतलब तकरीबन 66.7% क्या हो रहा है, प्रॉफिट रिटेंशन रेशियो है, प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट रिटेन्ड है,
आर बताएं कैसे सॉल्व होता है अगर ना हो तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है 1.5, ये पर शेयर ही है। अच्छा, डिवाइड बाय इक्विटी। अब पर शेयर इक्विटी गिवन नहीं है, लेकिन नेट एसेट्स इक्वल टू इक्विटी कितने दी हुई है 6। आंसर प्लीज आंसर 25। क्या 25? आर क्या चीज है, आर है क्या वैसे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्या करूं? जी इज इक्वल टू बी कितना है 6.67 और आर कितना है, सॉरी 66.7। पूरा करवाएंगे में ठहर 66.7 इंटू 25%। आंसर 16.67%। क्या है 16.67%? आप बताएं क्या करना है? नहीं, अब क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला विद ग्रोथ वाला है विदाउट ग्रोथ वाला? डिविडेंड बताएं। 0.5 फुल कंसंट्रेट करें जरा यहाँ। अब क्या करूं? 1 प्लस क्या करूं 0.1667 डिवाइडेड बाय क्या करूं 4.5, लेकिन फुल कंसंट्रेट 4.5 क्या है मार्केट प्राइस, लेकिन ये कम डिव तो नहीं है, उसकी क्या वजह है? अबाउट टू पे ढूंढना। डिविडेंड दे दिया है या अभी देना है, तो इस वक्त ये जो प्राइस है ये कम डिव आ रही होगी या एक्स डिव आ रही होगी? हमने एक्स डिव बनाना है, तो कैसे बनाओ एक्स डिव 0.5, ठीक है। लेकिन प्लस भी शायद अभी है। इस वक्त हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ, नहीं मार्केट वैल्यू नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसमें प्लस क्या 0.1667, ठीक है। आ गया सब कुछ ध्यान में? तो पहले क्या निकाला मैंने ग्रोथ किस फॉर्मूले से? नहीं, गॉर्डन ग्रोथ रिटेंशन मॉडल से, और फिर मैंने उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट की। चले अच्छा हो गया, आई होप के जेन खुल गए। लिखें जी, नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है 36? ओके सर। आंसर फाइनली क्या है? आंसर नहीं बताया अभी तक हमने। 31 समथिंग बन रहा है शायद, सॉरी 31.25। एनी कंफ्यूजन? 37 करें? 37 में भी कुछ जहन खोला। थर्टी सिक्स में कोई कंफ्यूजन? 37 बस एग्जामिनर ने आपको फंसाया है बस, और आप फंस गए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है आपने, और किस मेथड का डाटा लग रहा है? कैपेम का। कैपेम का फॉर्मूला जेन में लाएं। बताएं क्या करूं सबसे पहले? रिस्क फ्री रेट क्या है 3 प्लस, आपने इक्विटी की निकालनी है तो इक्विटी बीटा ही आपसे रेलिवेंट है। अब क्या करूं मल्टीप्लाई बाय क्या करना होता है रिस्क मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, उसी का डिफरेंस है दिया हुआ। वो जो ब्रैकेट है उसको रिस्क प्रीमियम ही बोलते हैं। मेरा ख्याल ये बातें होगी। मार्केट वो जो डिफरेंस होता है वो रिस्क प्रीमियम है। रिस्क प्रीमियम का वैसे मीनिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने की वजह से एक्स्ट्रा रिटर्न, रिस्क प्रीमियम। तो ये होना था, बाकी चीजें तो रेलिवेंट ही नहीं थी। ना डेट इक्विटी रेशियो रेलिवेंट है यहाँ, ना कॉस्ट डेट बीटा कोई रेलिवेंट है। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है और कैपेम का डाटा मौजूद है।
ठीक है 13.4%। एग्जामिनर आपको एक नंबर भी देना नहीं चाहता, आपने इंशाल्लाह नंबर लेने भी हैं नहीं, इतने लेने के नजर ना आए बाद में। 38 पर मतलब इतने तो होने चाहिए ना जितने बाद में एंड में ना आए। 38 से 12 बजे तक मेरा ख्याल हिम्मत करें कम से कम, उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना। फील लाइक लास्ट हाफ आवर ऑफ द एग्जाम, उसमें परफॉर्मेंस ज्यादा होनी चाहिए अच्छी। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक लेट्स अज्यूम 43 हो चुके हैं, हिम्मत मारे 38 से क्या करेंगे? आप सब आंसर ढूंढने लग पड़े, मैंने कहा क्या करेंगे, आंसर ढूंढेंगे। ये सही है, 2 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। पहले टैक्स रेट 30% रखते, फिर 20% रखते। क्या करूं? इररिडीमेबल डेट है जी, तो है फॉर्मूला क्या, इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। तो इंटरेस्ट कितना है 10, टैक्स का इंपैक्ट है इनटू इनटू दोनों दो चॉइसेस हैं, इनटू 70% कर रहा हूं जब 30% रेट है, 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 95% कह रहा है। 100 हम अज्यूम करेंगे कि नोट की वैल्यू 100 है, तो 95% का मतलब 95, लेकिन 85 क्यों ले रहा हूं? कम इंटरेस्ट 85 लेंगे। 95% समझ आ जाएगा, 95% पर ट्रेड कर रहा है। नॉमिनल वैल्यू क्या होगी, कैसे, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 95% पे ट्रेड कर रहा है लेकिन कम इंटरेस्ट कर रहा है, तो -10 समझ आ जाएगा। ये आंसर आया 8.2 पे था 24। अब क्या करूं, 10 इंटू 80% डिवाइडेड बाय 95 माइनस 10। ओके, अब क्या करूं, इज इक्वल टू, अब आंसर कैसे ढूंढूं, इंक्रीज टू 9.4 या डिक्रीज टू, वो क्यों, 8.24 से 9.4 पे गेम जा रही है बढ़ के, इंक्रीज बाय नहीं लिखा हुआ, इंक्रीज टू है। एनी कंफ्यूजन? 39 ट्राई करें। कितने लोगों के सर में दर्द शुरू होगी, आप सबके लग रहा है, लेकिन एग्जाम में भी होगी। अभी 10 मिनट और भी है, तो एग्जाम हॉल में बैठना आपको, अगर आप 8:30 आए थे तो। मेरी आवाजों की वजह से हो रही है ना डिस्टर्बेंस में। अब ये ना गलत कीजिएगा, ये मेरे ख्याल बहुत दफा हो चुका है। 11.5 मेरा ख्याल तकरीबन, कितना 32 है, 33 नियरेस्ट बेस्ट एस्टीमेट 33 था, 11.5 ठीक है, नियरेस्ट बेस्ट एस्टीमेट। कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्ट होगी या रिडम्पशन, वो क्यों, हायर उठाया आपने और उसके बाद फिर बाकी शायद वही किया। एनी कंफ्यूजन? अब बाकी इसके आगे वैक वगैरह के हैं मेरा ख्याल है, इस पे ना टाइम ज़्यादा लगा, ये इंडिविजुअली रखना है 41 जरा करके देखते हैं, तो ट्राई करें जरा, बिस्मिल्लाह पढ़ के एक बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश करें, शायद इस तरह कभी सोचा नहीं हमने।
नहीं मतलब फाइनली आपका क्या ख्याल है, किसको टिक लगाएं, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, कौन सा बॉक्स? बिस्मिल्लाह पढ़ के कीजिएगा जो भी करना। क्या कह रहा है, अगर कोई बताए क्या कह रहा है? वैग को अज्यूम वैग को इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए? क्या मतलब प्रोजेक्ट अप्रेजल एनपीवी के लिए? तो अगर लिया जा रहा है तो क्या अज्यूम किया जा रहा है? मतलब ये सवाल ये है कि अगर वैग को, अब वैग को एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर यूज किया जा रहा है एनपीवी वगैरह के लिए, तो क्या अज्यूम करके ये किया जा रहा है? मतलब ये पूछ ये रहा है। इसमें ये तीनों ही है। कैपिटल स्ट्रक्चर अनचेंज का मतलब ये जो वैग होता है इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें इक्विटी भी है और सारे लोन भी है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब जो डेट इक्विटी वो सेम रहेगी। बिजनेस रिस्क वही रहेगा जो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिस्क एंगल्स है। और प्रोजेक्ट स्मॉल साइज भी है, अगर प्रोजेक्ट लार्ज साइज का हो तो उसमें फिर रिस्क ज्यादा होता है। बहरहाल मेरा ख्याल है इसको इस तरह करें, टिक लगा लें, लेकिन इसका जो आंसर है वो फिर आपने पढ़ना है। इसको रिवीजन में भी रख लें जरा, अगर बात रही है तो आंसर आपने इसका जरा पढ़ लेना डिटेल में। पहले दो तो समझ आते हैं ना, तीसरे में अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसके फिर अपने रिस्क भी होंगे, तो अगर उसके अपने रिस्क हैं तो अकॉर्डिंगली उसमें फिर फर्दर रेट में रिस्क प्रीमियम और ऐड होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का जो रिस्क है। लेकिन अगर स्मॉल साइज प्रोजेक्ट है तो फिर वो एग्जिस्टिंग वेट के साथ भी मेजर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बारह थोरेटिकली अगर इसका आंसर भी दोबारा पढ़ लिया जाए तो अच्छा है। 42 सोचे, बस सिर्फ 30 सेकेंड्स। थोड़ी सी गेम चलाइए उसमें, देखिए जरा क्या गेम। 15.4 सही निकाला आपने, कैसे किए, फार्मूला क्या है? डिविडेंड बताएं। जी 0.5 इंटू 8%, ये 0.5 क्या है यहाँ? नहीं 0.5 क्या है? हाँ नॉमिनल वैल्यू लग रही है। 8% इरेडीमेबल 0.5 प्रेफरेंस शेयर, तो 0.5 इंटू 8% अगर आपने किया तो ये नॉमिनल वैल्यू लग रही है, डिवाइडेड बाय 0.3 क्या है? मार्केट वैल्यू, लेकिन ये कम है। अब इसे इसमें क्या करूं? हाँ 0.04 सॉल्व हो जाएगा ऊपर डिविडेंड, 0.04 तो माइनस 0.04, 0.26। नहीं ये फिगर समझ आइए प्लीज। 0.5 क्या है? नॉमिनल वैल्यू 8% से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? ये रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आया, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, और लेकिन मार्केट वैल्यू कम डिव है, एक्स डिव बनाई आपने डिविडेंड लेस करके, टैक्स रेट नहीं यूज किया, डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। आंसर तकरीबन 15.4 ही है, 15.39। 43 होमवर्क रख लें, लंबा सवाल है इसमें, वही बैक वगैरह निकालने हैं। 43, 44, नहीं सारे अभी नहीं, 45 जो बड़े बड़े ये जरा रख लें, 48 पे आते हैं। हाँ जी वो नंबरिंग थोड़ी सी मेरे ख्याल आगे पीछे होगी, 45 के बाद ही 48 है। कौन कौन से होमवर्क दिए? नहीं वो पीछे वाले बाद में बता दीजिएगा, यहाँ कौन कौन से? 43, 44, 45, 48 पर, 45 के बाद 48 ही करें जी। बेस्ट एफर्ट कुछ याद है, फॉरवर्ड फ्यूचर करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, आराम से आराम से। ये जो थोड़े छोटे छोटे से होना, अगर महसूस हो कि छोटा सा फटाफट हो जाएगा तो फटाफट नहीं करना। गिवन टाइम जो इसका बनता है वो दें से। जी क्या ख्याल है?
फोर नहीं, ट्रेडेड ओपनली नहीं, ये ट्रेडेड नहीं होता, फ्यूचर ट्रेडेबल होता है। मतलब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो दो पार्टीज के दरमियान होता है, ओवर द काउंटर होता है, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपन फिक्स होती हैं, उसमें फ्लेक्सिबल भी नहीं है। और ट्रेडेड ओपनली जो है ये मेरा ख्याल है फ्यूचर वाली करेक्टरिस्टिक है। तो सी शायद 1 and 2 ओनली। रेट फिक्स करता है फ्यूचर का, बाइंडिंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ओपनली ट्रेडेड नहीं होता। 45 करें जी, मनी मार्केट है, जरा सोचें देखें क्या याद है, लगाएं 2 मिनट। 49 ऑप्शन बता दें, रेट गलत लग गए सर, ऑप्शन डी है शायद। जी मिस्टर फसी, ओके सर, नहीं वर्किंग कर ली है ना? ये बी कैसे है? अभी थर्ड स्टेप रहता है आपका, थर्ड स्टेप रहता है सर, आपने सेकंड स्टेप के बाद आंसर बता दी। ये 3 स्टेप ही थे ना इसके? नहीं नहीं कर ले, मुझे नहीं याद, आपको याद है, मैं तो भूल गया। इसकी समरी बनाई सर आपने, अपने हाथ से बनाई सर समरी। जी वर्किंग करवाएंगे जरा, जिन्होंने कर ली है। पहला 3.5 इंटू 1 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 माइनस 1 3.49 तकरीबन। देन उसके बाद 3.49 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 6.98 वगैरह वगैरह। लास्ट स्टेप 6.98 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 +1 इज इक्वल टू 7.12। ऑप्शन डी बनती है। सी कैसे बनाइए, रेट गलत लगे मतलब, मैंने ख्याल नहीं आपका बुक क्लियर हो गया। 6.9 तो मेरे सेकंड स्टेप बता रहे थे। 50th करें सर, थकना मना है सर जी, थकना मना है। एक बेस्ट एफर्ट करें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट तो आपकी तरफ से आ जाता है ताकि आपकी पार्टिसिपेशन हो जाए। ये ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ये जो 1 2 एंड 4, 1 2 3 1 2 4 3 1, तकरीबन आई गई वैसे सारी चीजें, मेरे सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं से बीच में कवर हो ही गए हैं शायद, एक बजटिंग का भी आई गए। ये सर 50th, 30 सेकंड्स और लगे। टफ है, ऊपर जो लिखा हुआ ना सेंटेंस वो टफ है, अगर वो सही ट्रांसलेट ना हो तो आगे गलत हो जाएगा। किसके मुकाबले में क्या ढूंढ रहे हैं आप ढूंढ रहे हैं फॉरवर्ड के मुकाबले में फ्यूचर के बारे में क्या सही है, एज कंपेयर्ड विद फॉरवर्ड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या सही है नीचे। उस्मान अभी बैठ जाए, बैठ जाए, अभी बैठ जाए, 5 मिनट बैठ जाए। जी सर, ऑप्शन 1 and 3 है ही। अच्छा है, सॉरी नहीं, ऑप्शन फिर कौन सी?
नहीं मेरा ख्याल है ये अभी जो थोड़ी देर पहले आपने किया था ये कौन सा, ये 48 किया था। 48 करने के बाद अगर आप 3 कहें तो मेरा ख्याल है ये फिर अब गलत है। यानी कि अब हुआ वही है कि वो जो सवाल है वो बना ऐसे हुआ है कि आप गलत तरफ जा रहे हैं। वहां पे आपने क्या कहा था फ्लेक्सिबल के हवाले से कि वो नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये फिर है, ये लेस फ्लेक्सिबल नहीं है। क्या अब ये हम किसकी बात हो रही है, अब यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। तो आप शायद क्या ढूंढेंगे, ये लेस फ्लेक्सिबल है, लेस फ्लेक्सिबल है फ्यूचर या मोर फ्लेक्सिबल है, ये फिर मोर फ्लेक्सिबल में आना चाहिए। उधर आपने कहा तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये भी फ्लेक्सिबल नहीं है। इस अगर ढूंढ रहे हैं फ्यूचर में सही क्या है। हाँ जी 2 और 4 है शायद। मोर एक्सपेंसिव वाली बहस नहीं है, ये बस प्रीमियम होता है। प्रीमियम होता है क्या वर्ड था इसमें, नहीं इसमें नहीं नहीं नहीं, इससे पहले फ्यूचर में शुरू में कुछ होता ना, नहीं कोई एग्रीमेंट के पैसे होते हैं, वो तो प्रीमियम तो मेरा ऑप्शन में होता है। तो यहाँ कोई ऐसे पैसों वाली बहस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस वाली बात नहीं है। अवेलेबल स्मॉल करेंसीज में, हर करेंसी में फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, फॉरवर्ड हर करेंसी में अवेलेबल है, वो जिसमें मर्जी करें जब मर्जी करें। फ्यूचर सिर्फ लीडिंग करेंसीज में अवेलेबल है, तो ये सेकंड ठीक है। लेस फ्लेक्सिबल है या मोर फ्लेक्सिबल है, तो तीसरा ठीक नहीं है। चौथा क्या है, ये क्या कह रहा है चौथा, नहीं ये पता है वैसे आपको, अक्सर ही होता था। एग्जैक्ट अमाउंट मैच हो जाती, एग्जैक्ट अमाउंट हेज हो जाती है या कुछ रह जाता है समटाइम्स, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं, इसलिए समटाइम्स इम्प्रिसाइज मैच होता है, एग्जैक्ट मैच नहीं होता। आता है याद, वो कॉन्ट्रैक्ट राउंड ऑफ हो जाने की वजह से समटाइम कुछ कम पैसे हेज हुए या कुछ ज्यादा हेज हो गए, तो इम्प्रिसाइज हेज मे बी इम्प्रिसाइज हेज, इम्प्रिसाइज मैच। क्या चीज किससे मैच नहीं करती, जो फाइनल अमाउंट है वो उस अमाउंट से मैच नहीं कर रही होती जो हमने हेज करनी होती है। ये है आगे जहन में, तो बी ऑप्शन है जी। अच्छा वैसे सवाल, नहीं सारे वैसे अच्छे थे मेरे ख्याल में। 51 करें जी। लिखा हुआ है फॉरवर्ड के मुकाबले में फ्यूचर, फॉरवर्ड के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो फ्यूचर में क्या सही है। फ्यूचर ऐसे ही है, फ्यूचर में क्या ट्रू है, ये सेंटेंस की ट्रांसलेशन सही करो, ये जो अभी 50th की हमने, आप कलर करें जरा 50th में पूछ क्या रहा है। फॉरवर्ड के मुकाबले में फ्यूचर में क्या सही है नीचे, तो सही ढूंढा हमने कि फ्यूचर में क्या सही है वो ढूंढा। ये 51st क्या पूछ रहा है, फॉरवर्ड रेट निकालने का कोई तरीका पता है आपको, दो है मेरा ख्याल, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है और प्रीमियम और डिस्काउंट है। यहाँ जरा डाटा देखें कौन सा डाटा है, पैरिटी थ्योरी लगाएं जरा, है कोई फार्मूला जहन में, ढूंढे अपने जहन में जरा फार्मूला ढूंढा। मोबाइल की क्या जरूरत पड़ी अचानक, अच्छा फार्मूले के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ी अचानक, माशाल्लाह तो चमकदार किस्म का एक मोबाइल निकला है, अल्लाह ताला इसकी चमक को बरकरार रखे। छुपा लें मेरे से, छुपा लें, नजर लगी है मेरी, ठीक ठाक चमक थी, पीछे से भी ब्लैक आगे से भी ब्लैक, डमी तो नहीं है। ऑप्शन 20 है, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू ये नहीं है, फर्स्ट करेंसी सेकंड करेंसी, नहीं ऐसे ही होता है ना यार, नहीं फर्स्ट जो पहले लिखी है बाद में जो लिखी है, ऐसे ही ना यार,
टू 1 लिखा हुआ है डॉलर यूरो, मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं जी, बोल दे जरा। 1 प्लस 0.08 इंटू 3/12 3 मंथ्स फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय 1, नहीं 1 इंटू भी है शायद, 1 की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 1 ऊपर है 1 शायद, ये होता है या नहीं? नहीं देख ले, मेरा ख्याल नहीं होता, सही क्या गलत कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ डॉलर ही लेना होता है, हाँ स्पॉट रेट लेना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 सेकेंड करेंसी 3/12। डॉलर का स्पॉट रेट निकालना ना आपने, डॉलर का स्पॉट रेट, सॉरी डॉलर का फॉरवर्ड रेट यूरो के मुकाबले में, कर ले सॉल्व। तो कौन सी ऑप्शन बनी, कर लो सॉल्व यार। ठीक है जी, बी ऑप्शन। चलो मेरा ख्याल है बाकी फिर होमवर्क रख लें अभी। तो अब कौन कौन से होमवर्क है, नहीं जो रह गए, नहीं ये तो रिवाइज ऑफ, मेरा ख्याल है मेरी सजेशन वैसे ये है कि कोई अब ये बात जो हुई है कम से कम 1 घंटा आखिरी दिन में निकालिएगा, आफ्टर ऑल प्रिपरेशन वंस अगेन, और घंटा सवा घंटा डेफिनेटली डिस्कशन करते हुए हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। कम से कम ये जो एमसीक्यूज वाले हैं बीच में बड़े चाहे ना भी करें दोबारा, लेकिन 1 घंटा जो रिवीजन जब आप कर रहे होंगे लास्ट डे में, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हैं बीच में, तो 1 घंटा लगा लेना चाहिए बाद में भी। इस वक्त मतलब होमवर्क के एंगल से कह रहा हूँ जो नहीं किया हमने, चले पर ख्याल पता चल ही जाएगा आपको, तो अगर उनको कोई डिस्कस करने की जरूरत पड़े, वैसे मेरा ख्याल है खैर समझ तो आ जाएंगे। चलो मेरा ख्याल इंडिविजुअली कर लें ताकि आपका टाइम दोबारा वेस्ट ना हो, लेकिन कर लीजिएगा आज ही कोशिश करें दोबारा टाइम निकालें। कोई कितने रहे, कितने गए, मेरा ख्याल 10 चाहिए अभी, 15 को होंगे मेरा ख्याल, 15-16। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और क्लास रखने की जरूरत तो नहीं है, मेरा ख्याल आप क्लास लिया करें यार। अल्लाह हाफिज। मॉक के लिए मंडे का मैसेज आया, हाँ मंडे ट्यूसडे ठीक है। अल्लाह हाफिज। मेन चीज अभी है बड़े बड़े क्वेश्चन बस जो होने तो हो गए, सही तरह से थ्योरेटिकली भी रिवाइज करें। अल्लाह हाफिज।